देश के विभिन्न इलाकों में अपने अपने क्षेत्रों में कुछ पुरानी धरोहरें होती हैं जो आकर्षण का केंद्र होती हैं। ऐसी ही एक धरोहर सरगुजा में है। सरगुजा की यह धरोहर है सरगुजा राज परिवार का महल, जिसे पैलेस कहा जाता है। इस पैलेस को रघुनाथ पैलेस का नाम दिया गया। इस पैलेस की विशेषता क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, इस पूरी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद शर्मा जी हैं। गोविंद शर्मा जी सरगुजा राज परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। उस पैलेस में इनका बचपन बीता है। इनसे ही जानेंगे कि क्या खासियत रही है इसकी और कब इसका कैसे निर्माण हुआ। पहले तो सरगुजा की राजधानी अंबिकापुर श्रीगढ़ में राज परिवार रहते थे महाराजा अमर सिंह। महाराज अमर सिंह अपनी राजधानी प्रतापपुर ले गए, सरगुजा के ही प्रतापपुर इलाके में। तो प्रतापपुर से बाद में फिर उनके बेटे इंद्रजीत हुए, महाराजा इंद्रजीत। महाराजा इंद्रजीत के भी पुत्र हुए महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव। तो महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव उस समय प्रतापपुर से राजधानी विश्रामपुर लेके आए। जिस स्थान पे वो कभी विश्राम किए होंगे, उस समय कोई नाम था नहीं, तो उस जगह को विश्रामपुर करके यहाँ ले आए। बाद में 1905 में उस स्थान का नाम अंबिकापुर रखा गया, विश्रामपुर की जगह पे। और विश्रामपुर जो आज विश्रामपुर है, पहले उड़ार बहरा कहलाता था, वहाँ चला गया। तो अंबिकापुर में पहले जूना गद्दी करके है, अंबिकापुर में ब्रह्म रोड और के सदर रोड और ब्रह्म रोड के बीच में, वहाँ पे पैलेस थी पहले। तो छोटी पैलेस थी, उस पैलेस में राज परिवार रहते हुए अंबिकापुर का कोठी घर के पीछे का वर्तमान पैलेस बना। तो पहले पैलेस का हिस्सा पूर्वी मुंह था और तोप वगैरह पहले रानी तालाब के ऊपर रखे रहते थे। बाद में पैलेस उत्तर मुंह किया गया। तो उत्तर मुंह करने के बाद तोप वगैरह फिर सामने इधर लाई गई, जो बाग फुलवाड़ी था पैलेस के सामने। बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन था जिसमें फव्वारे लगे हुए थे इटली के संगमरमर के, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से थे, वो बॉटनिकल गार्डन ही था। तो रघुनाथ पैलेस का निर्माण उसी दरमियान हुआ। और जब महारानी विजेश्वरी नेपाल से शादी होकर, महारानी विजेश्वरी ने पैलेस को विस्तारित किया, और जो अभी आज का फ्रंट व्यू देखता है, नेपाल के पैलेस के आधार पर अंबिकापुर का भी पैलेस बना हुआ है। इस पैलेस में 7 आंगन हैं और ये करीब करीब 11 एकड़ में पैलेस का परिसर है। पैलेस के पूर्वी हिस्से में रानी तालाब है, वो रानी तालाब था। कोई तीज व्रत वगैरह में रानियां वहाँ पूजा पाठ का किया करती थी, छठ वगैरह में या तीज के व्रत में। पैलेस जो है 7 आंगनों वाला है और करीब पूरा 11 एकड़ में फैला परिसर है। सामने बाग फुलवाड़ी थी और पैलेस 2 मंजिला है। और उस समय सीमेंट प्रयुक्त नहीं हुआ, सीमेंट और छड़ वगैरह उस समय था ही नहीं। से चूना सुर्खी से लकड़ी के गर्डर डाले जाते थे, उसके ऊपर ईंट बिछाया जाता था और ऊपर से सुर्खी का लेप लगा दिया जाता था। तो इस कारण से अब समय के साथ वो मेंटेनेंस नहीं होने से धीरे धीरे जहाँ तहाँ वो जीर्ण शीर्ण हो गया है और पानी वगैरह रिसने लगा है। महाराज का कचहरी, हिज हाइनेस महाराजा रामानुज शरण सिंह जी देव, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिकारी थे। वो अनावश्यक शिकार नहीं करते थे, इकोलॉजी के हिसाब से करते थे। बाघ, आदमखोर बाघों को मारते मारते बाघों को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम से आ गया। तो महाराज अच्छे निशानेबाज भी थे। तो उनका जो म्यूजियम है कचहरी, पहले कचहरी में ही पैलेस लगा करता था। ये पैलेस में और क्या क्या खासियत है, इस पैलेस के अंदर और कौन सी ऐसी चीजें बनाई गई थी जो इसको विशेष बनाती हैं। पैलेस में पहला आंगन में तो एक हौज था जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी, और 7 आंगन थे, तो इसमें से एक तोश खाना का आंगन कहलाता था। अंदर गद्दी घर तोश खाना पूरब तरफ था, पश्चिम तरफ गद्दी खाना था। फिर देवघरा हुआ करता है। एक शादी का मंडप, एक पूरा मंडप ही बना है आकृति दे करके, उसमें शादी विवाह या शुभ कार्य, कथा पूजा आदि उसमें होते थे, या सांस्कृतिक कार्यक्रम पैलेस में हुआ करते थे। और आगे फिर एक सानी महल कहलाता है। एक आंगन सानी महल का था। सानी का तात्पर्य नेपाली भाषा में छोटी से मतलब होता था, छोटी रानी उसमें रहती थी, तो उसको सानी महल कहते थे। फिर उसके बाद 2 फुलवाड़ी है पैलेस के पश्चिमी हिस्से में, 2 फुलवाड़ियाँ थी, जिसमें एक में हवा महल बना हुआ है, गोल कुआं है, कुआं में एक जालीदार लकड़ी का फर्श बना हुआ है, उसके नीचे से झांकने से पानी दिखता है। वो गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्म रहे इसके लिए उसमें एक गोल लोहे का
सीढ़ी बना हुआ था, विदेश से आयातित सीढ़ी, और ऊपर फिर रेलिंग बनी हुई थी जिसमें हवा खाने के लिए दरी कुर्सी टेबल बिछा करके बैठ सकते थे। महारानी वहीं बैठती थी और शौकिया सब्जी वगैरह बनाना, कुछ करना, फंक्शन होते रहता था पैलेस के अंदर। पैलेस के अंदर नाच खाना भी था, नृत्य। महारानी विजेश्वरी पियानो, हारमोनियम, तबला वगैरह सब बजा लेती थी। मेरे पिताजी भी उस समय संगीत के जानकार थे, अच्छे तबला वादक थे, तो महारानी वगैरह के साथ वो संगत करते थे। तो ये पीतल की सीढ़ी है, पहले आंगन में पीतल की सीढ़ी है। पैलेस का जब निर्माण हुआ तब चूना सुर्की चलता था, सीमेंट और छड़ नहीं थे। बाद में जब 1931 में छड़ सीमेंट वगैरह आया, टाटा ने फैक्ट्री डाली, तो फिर पहला वाला जो आंगन में पीतल की सीढ़ी है, आईना के दरवाजे बने हुए, हीरा लाल एंड ब्रदर्स का बनाया हुआ, तो उसमें पीतल की रेलिंग थी, इसलिए उसको पीतल का सीढ़ी कहते थे। उसमें मखमल की चादर बिछी हुई थी चलने के लिए। तो उसमें वो परियां फूल वगैरह चढ़ाती थी महाराज के ऊपर, और एक पावदान था। जैसे महाराज सीढ़ी पार करते थे, कालीन के नीचे एक लकड़ी का खटका था, उसमें महाराज के पांव पड़ते साथ ऊपर लकड़ी की 2 परियां थी। उन परियों के हाथ से पूरा फूल गिरता था, महाराज का सिर बाल वगैरह पूरा फूल से नहा जाता था। तो बहुत अच्छा, यानी स्वप्न लोक जैसा लगता है उस जमाने की बातों को सुन के, चर्चा करके। तो कचहरी से महारानी महाराज से संपर्क करने के लिए हाँ, कैसे उपयोग जैसे करती थी? महाराज पहले, जब तक ये 1931 में जो सीमेंट छड़ वगैरह आया, तब ये सीढ़ी बनी, पीतल की सीढ़ी। पीतल की सीढ़ी नहीं थी तो महाराज को दुमुहानी कहते हैं, अंधेरा पोर्शन, उससे पार करके तोस खाना से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। महारानी का खोपी, नेपाली में निजी रहनिवास को खोपी बोलते हैं, तो महारानी को खोपी ऐसा शब्द यूज करते थे, यानी महारानी का निजी रहनिवास। तो महाराज अपने बेडरूम या जो रहने का प्राइवेट जो पोर्शन था उसमें जाते थे महाराज, तो उनको लंबा डिस्टेंस पार करना पड़ता था, और महाराज का समय बहुत कीमती रहता था। तो महारानी साहब, एक कॉल बेल लगाया गया था पैलेस में, महारानी साहब ऊपर से कॉल बेल बजाती थी, तो महाराज अपना कचहरी से उठते थे और महारानी अपने खोपी से निकलती थी। तो पैलेस का सीढ़ी उत्तर से दक्षिण की ओर ऊपर चढ़ता था, फिर तुरंत टर्न हो जाता था पूरब की ओर। तो जहाँ पे टर्निंग होता था वहाँ पे एक इतना जगह बना था, करीब 5-6 फीट का चौड़ा, कि उसमें 2, 3, 4, 5 आदमी खड़े होकर बात कर सकते थे। तो महारानी उतर के वहाँ पहुँचती, महाराज इधर से पहुँच के, और जो बात करना हो, जो चीज़ लेना देना, चाबी या जो समझना हो, समझ करके महाराज नीचे कचहरी में आ जाते थे, महारानी ऊपर चली आती थी। तो ये था। पैलेस में जो जानवरों के खाल हैं वो कितनी पुरानी होंगी, और क्या उसके कुछ आपको याद है कहाँ कहाँ से? महाराज सन 1900, वो बचपन से ही शिकारी थे, तो 1922, 23, 24, 25 से ही वो शिकार करते गए, और उनके जो शिकार थे, उनके जानवरों का, जब वो केन्या गए, युगांडा गए, तंजानिया गए, तो वहीं से उनको मतलब भूसा भरना कहते हैं, लेकिन बहुत सा भूसा नहीं, लकड़ी के ही डिजाइन में चमड़ी, भूसा तो उसमें दिखा नहीं हम लोग को, लकड़ी के ही बने रहते थे सांप, उसमें चमड़ा चढ़ा दिए जाते थे, तो जीवंत वही ओरिजिनल चमड़ा उसमें मढ़ा जाता था। तो सब चमड़ा मढ़ के रखे गए हैं। तब महाराज को महारानी गंगा महारानी की मदर ले गई नेपाल, और नेपाल ले जाके गेंडों का शिकार किया गया, वहाँ महाराज से गेंडों का शिकार किया गया। तो गेंडों का शिकार किया ने महाराज 1922 से ही गेंडा वगैरह मार चुके थे, तो निरंतर उसी समय प्रतिष्ठित शिकारी हो चुके थे। उसके बाद 1930, 35, 36, 40, इवन 1965 तक जानवरों पर प्रतिबंध नहीं था, और महाराज स्वेच्छा से जानवर शिकार करना बंद कर चुके थे। लेकिन फिर भी आदमखोर बाघ होता था, तो मंडला, छतरपुर, आवागढ़ इत्यादि जितने रियासत थे, वहाँ के राजा महाराजा उन्हीं को बुलाते थे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन महाराज के पास ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कोई ब्रिटिश खालसा जिलों पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में थी, बाघ का आतंक होता था, तो महाराज बुलाते थे। जिम कार्बेट के साथ ही महाराज ने कई शिकार किया। महाराज के बारे में जिम कार्बेट ने मैन ईटर नाम की एक बुक लिखी, उसमें महाराज का भी उल्लेख, सरगुजा महाराज के हंटिंग का भी अदम्य उल्लेख किया है उन्होंने। था पैलेस के अंदर कांच का एक मंदिर भी है प्रसंगवश, वो शीश महल कहलाता था। जिस समय बेल्जियम ग्लास प्रसिद्ध था, आपने देखा होगा मुगले आजम में एक गाने पे बेल्जियम के ग्लास के ही पूरे शीश महल बनाए गए हैं, जिसमें एक गाना फिल्माया गया है। वो शीश महल उसी कंपनी की बनी हुई शीश महल की अंबिकापुर में भी कांच वगैरह ला करके बनाया गया था, जिसको हीरा लाल एंड ब्रदर्स कंपनी ने बनाया था।
हीरालाल एंड ब्रदर्स कंपनी का ही बनाया, कुमार पैलेस बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, रामानुज हॉस्टल वगैरह, और वो अंदर का महारानी विजयेश्वरी का कृष्ण मंदिर था, वो शीश महल, वो बनाया गया था। उसके अंदर घुसिए तो आप रास्ता भटक जाते, हजारों एक के ऊपर एक, पीछे की इमेज आगे की इमेज दोनों पड़ते थे, दिखता लगता था जैसे कई किलोमीटर दूर तक अंदर रोड गया हुआ है। और मंदिर ही मंदिर, एक मूर्ति के तो अरबों मूर्ति दिखती थी, कोई हिसाब नहीं था, इतने ज़्यादा। बहुत स्वर्णयुग था वो पैलेस का, 7 आंगन थे, पावर हाउस था पैलेस का अपना। तो पैलेस के पावर हाउस में अपने आप बिजलियां सप्लाई होती थी, तो पैलेस के अंदर रंग बिरंगे सामने बल्ब लगे हुए थे, वो बल्ब वगैरह देखने लायक, बताते थे लोग कि पैलेस ऐसा देखने से लगता था जैसे अब बोल पड़ेगा। सामने घंटा था एक, हर घंटे घंटी बजती थी, आधा घंटे में एक घंटी, और जितना बजा उतनी घंटी बजा करती थी, बहुत बड़ा घंटी था। वो घंटी दुर्भाग्य से चोरी हो गया। तोपें थी गेट में, 2 छोटी छोटी तोपें थी सलामी पर्पज़ की, और बड़ी तोपें आज भी पैलेस के सामने हैं। और बाग फुलवाड़ी तो बाद में बस स्टैंड में परिवर्तित हो गया था। बगीचे में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ थीं, उसके लिए गार्डन सुपरिटेंडेंट का पोस्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी रोचक जानकारियाँ आपने दी। ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, ये गोविंद शर्मा जी ही हमें बता सकते थे, क्योंकि जिस पैलेस की हम बात कर रहे हैं, जिस रघुनाथ पैलेस की हम बात कर रहे हैं, उस रघुनाथ पैलेस में इनका बचपन बीता है और बचपन से वहाँ पर रहकर इन्होंने चीज़ों को नज़दीक से देखा है। तो काफ़ी अद्भुत चीज़ें थी जो उस समय इस पैलेस में बनाई गई। हालांकि गुजरते वक्त के साथ अब पैलेस जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आज भी विद्यमान हैं। लेकिन यह पैलेस रोजाना आम लोगों के लिए नहीं खुलता। अगर आप इसे घूमना और देखना चाहते हैं तो साल में एक दिन, दशहरे के दिन, ये पैलेस आम लोगों के लिए खुलता है और दशहरे के दिन आकर के आप सरगुजा के रघुनाथ पैलेस को देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।